बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी इनकी सरकार पलटा देंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे पूरी इनकी कैबिनेट उतर जाए। इन्होंने बहुत गाड़ी पलटाई है ना, चोटी में गांठ मार के बैठा हुआ है कि बीजेपी से बदला लेना है 2022 के चुनाव में। इनको नानी याद आ जाएगी। समाजवादी पार्टी दुश्मन है, परंपरागत दुश्मन जाटों की। ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने परिवार के सगे नहीं है। अपर्णा यादव बिष्ट चली गई बीजेपी में, सब जगह इनका झगड़ा पड़ा हुआ है। दो प्रत्याशी मैदान में है। इन्होंने गठबंधन किया, ठगबंधन किया। जनता इनको अगर ऊपर बिठा सकते हैं ना, तो ये इनको मिट्टी में मिला देंगे। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है, 2007 में अपनी सीट नहीं निकाल सके थे। आदरणीय बहन जी मोदी से भी बड़ी नेता है इस देश की। यूपी में चुनाव है, सोशल मीडिया से चुनाव लड़ा जा रहा है। टीवी और अखबार पर सबसे ज़्यादा जोर जो है अभी वो बीजेपी का है। लेकिन बीएसपी के जो युवा हैं, जो बीएसपी के समर्थक हैं, बीएसपी के पास मेरी जानकारी में अभी कोई आईटी सेल नहीं है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक बड़े चेहरे हैं धर्मवीर चौधरी, जिनको आपने सारे चैनल पर बीएसपी का पक्ष रखते हुए देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको समाज की भी उतनी ही समझ है जितनी समझ जाति की है। उनको राजनीति की भी उतनी ही समझ है जितनी समझ इस देश के इतिहास की भी है। और टेलीविज़न एंकर अमूमन जब मैं देखता हूँ, कई बार मैं बहस देखता हूँ, जब ये बात करना शुरू करते हैं जातिवाद पर, मनुवाद पर, बहुजन आंदोलन पर, तो टीवी एंकर अमूमन सचेत हो जाते हैं और वो काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से देखें तो बहुत ज़्यादा हमलावर होते हैं बीजेपी पर। क्या लग रहा है धर्मवीर चौधरी जी, आपके पार्टी को तो तीसरे नंबर पर भी नहीं दिखा रहा है टीवी अखबार? मान्यवर काशीराम जी ने, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मान्यवर साहब ने कहा था कि मेरे अनुयायियों, इस देश में जब जब चुनाव होंगे तब आपको मनी माफिया और मीडिया से सतर्क रहना है। तो हम लोग तो उनको फॉलो करते हैं। 2007 की समूची जब सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत की 17-18 साल के सूखे के बाद बनी थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में, जब पूरे देश ने सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बहन जी का माना था, लोहा माना था, तब भी मीडिया हमको बहुत पीछे दिखा रहा था। क्योंकि मीडिया की एक अपनी बाध्यता है, एक उनका एक क्राइटेरिया है कि उनको कहाँ तक जाना है और किसके साथ जाना है। मैं सारी बातें नहीं कहना चाहता आपके चैनल के माध्यम से, मुझे सब पता है, इसीलिए हम इस मीडिया की परवाह नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता धर्मवीर चौधरी के प्रवक्ता के रूप में, धर्मवीर चौधरी आदरणीय बहन जी ने मुझे प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दी है, लेकिन बहुजन समाज का एक एक कार्यकर्ता प्रवक्ता है, वही प्रचारक है, वही बहन जी का फ़ोटो लेकर के, मान्यवर साहब का फ़ोटो लेकर के, बाबा साहब का फ़ोटो लेकर के रण में कूदा हुआ है। और हमारे पास में वोट बहुत हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है देश की जो इस देश में सच्चे मायने में राज करने लायक है। बाकी तो पार्टियां सब कैसी राजनीति में झूठ बोलने का काम, लड़ाने का काम, भाई से भाई को भिड़ाने का काम, तो बहुजन समाज पार्टी में बहुत ताकत है। और आप देखिएगा 2022 के चुनाव में मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमा हूँ और यहाँ से गाजियाबाद से गोरखपुर तक मीडिया में बैठता हूँ। मीडिया दबी जुबान से कहता है कि बहुजन समाज पार्टी में अंडर करंट चल रहा है और ये 22 का चुनाव तय कर देगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कैराना जा रहे हैं, अमित शाह जी आज कैराना में थे, अमित शाह जी, इनको कैराना याद आ गया। कैराना तो वो धरती है जहाँ पर भाई से भाई को लड़ाने का काम किया गया। जब ये बीजेपी के लोग वहाँ दंगा हुआ तो कहते थे जाटों का और मुसलमानों का दंगा हुआ है। जब ये हरियाणा में घुसते हैं तो कहते हैं कि 35 का नारा देते हैं हमारी कौम के खिलाफ। वो कौम जो वो मार्शल कौम है, वो कौम जो सबको साथ लेके चलती है, जो सबका पेट भरने का काम करती है, देश की रक्षा करती है, उसको भी इन्होंने धोखा देने का काम किया। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दलित समाज के लोग, ये सर्व समाज के लोग, ये मुस्लिम समाज के लोग, जाट समाज के लोग बहन जी के नेतृत्व में यूनाइटेड हैं, एकत्रित हैं। बहन जी ने जो बहन जी कहती हैं, आदरणीय बहन जी ने कहा कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। 125 रुपये से गन्ने का मूल्य 250 रुपये करने का काम किया। इन्होंने कितना काम किया? इन्होंने पर साल 5 रुपये बढ़ाने का काम किया। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे, लेकिन आय को दुगना नहीं किया। ये सब हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, ये सर्व समाज के लोग देख रहे हैं। किसान किसी एक जाति का नहीं होता है, किसान सभी जातियों के होते हैं। 750 से ज़्यादा किसान मर गए। पहले कह रहे थे कि 3 कानून बहुत अच्छे हैं, अब कह रहे हैं कि 3 कानून बहुत ख़राब है, इनको वापस ले लेते हैं। तो ये मौका परस्ती है।
बीजेपी की, आरएसएस की। कुत्ते गंगा जी में लाशें खा रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी, जिसका अंतिम संस्कार भी इन्होंने नहीं होने दिया, मिट्टी का तेल चढ़ के आग लगा दी? तो ये सब पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है। और बाबा साहब ने वोट की ताकत जो दी है भारत के नागरिक को, हम बंदूक और लठ से तो लड़ नहीं सकते, अब वो जमाना तो चला गया समूह जी। अब तो वोट की ताकत से बदला लिया जाएगा। और बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, जाट समाज के लोग, नाई, धोबी, कश्यप, प्रजापति, बिंद, पाल, सब तैयार बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का उसमें चुनाव लड़ाने नेतृत्व में ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बाबा आ गए, आज 72% से ज़्यादा सिपाही से लेकर थानेदार, डीएम, एसपी, कलेक्टर सब एक ही जाति के मिलेंगे। बुलडोजर एक ही धर्म के लोगों के खिलाफ चल रहा है। ये कानून नहीं कहता है, ना ये बाबा साहब का संविधान कहता है। आप जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं होते, आप प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं होते, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, सर्व समाज के प्रधानमंत्री होते हैं। ये बीजेपी जो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए आज अमित शाह जी को बार बार कहना याद आ रहा है, बार बार जिन्ना याद आ रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी तो एक परिवार की पार्टी है। 27% ओबीसी में, मैं आपको बता दूं, जब हमारी सरकार होती है तो ओबीसी, सभी ओबीसी का नंबर आता है, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर सैफई के लोग यादव महासभा के लोग ही आएंगे, यादव ही यादव बढ़ जाएंगे। पूरी लिस्ट आपने पूर्व में देखी होगी। अगर अखिलेश यादव जी इतने ही मजबूत होते तो इनको गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। और गठबंधन भी किससे? जाटों से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी से। समाजवादी पार्टी दुश्मन है, परंपरागत दुश्मन जाटों की। अजीत सिंह को 1989 में चुनाव में हराया था मुलायम सिंह जी ने। ये जाट भूले नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने परिवार के सगे नहीं है। इनकी मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव बिष्ट चली गई बीजेपी में, वो परिवार छोड़ के चली गई। चाचा पहले ही अलग जा चुके हैं। इनमें अंतर्कलह है। और गठबंधन में चाहे माट की सीट हो, चाहे सिवाल खास की सीट हो, और चाहे दूसरी सीटें हों, सब जगह इनका झगड़ा पड़ा हुआ है। दो दो प्रत्याशी मैदान में है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने गठबंधन किया, ठगबंधन किया। जनता तैयार बैठी है और सब बहन जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में कोई दंगा नहीं हुआ, सबको सम्मान मिला, शांति सुरक्षा रही, नारी सुरक्षा रही, बहन बेटियों की इज्जत सलामत रही, व्यापारी सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं है कि गोरखपुर में गए व्यापारी और पुलिस ने गोलियों से ठोक दिया उनको। तो ये सरकार फेल हो चुकी है। और आज बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित होगा, बहन जी का राज स्थापित होगा। आप देखिएगा, मीडिया चाहे हमको कितना ही कम तरह के, लेकिन बहुजन समाज के लोग, एक एक कार्यकर्ता मैदान में डटा हुआ है। हम सोशल मीडिया पे पीछे नहीं है, हम मीडिया पे पीछे नहीं है, हम ग्रास रूट पे पीछे नहीं है। जब इनके पास में, अभी इनके प्रत्याशी फाइनल हुए 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, हमारे प्रत्याशी 300 प्रत्याशी 6 महीने से लगातार हाथी के निशान के डंडे और झंडे के साथ में मैदान में डटे हुए थे। हमारा प्रचार तो पिछले 6 महीने चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। हम लोग बूथ पे काम करते हैं। हमने नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। हमारे नारे की नकल की बीजेपी ने, सबका साथ सबका विकास। बता दें कितने मुसलमानों को टिकट दिया, बता दें इन्होंने जो है कितने ओबीसी के। आज भारत सरकार में जाट समाज का कैबिनेट मंत्री नहीं है, 70 वर्षों में पहली बार ये बीजेपी सरकार ने दिया है। जाट आरक्षण इन्होंने 70 साल में हमें जाट आरक्षण मिला, इन्होंने खत्म करवा दिया उसे। प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बुला के कहा, गृह मंत्री ने कहा कि हम आरक्षण लागू करेंगे, लेकिन आज तक उस कमेटी की एक मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा एमएसपी पे हम गारंटी देंगे, उस कमेटी की एक मीटिंग हुई तो आप मुझे बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं देश के। ये धोखा देने का काम करते हैं, छलने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। जनता अब इनकी ठगाई में आने वाली नहीं है। और मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बता दूं, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं, हमारी कम्युनिटी को आप बहका सकते हो। बहका लिया इन्होंने एक बार, बार बार तो कोई नहीं बहकता। हमको समझाना बहुत मुश्किल है। अब ये हमको समझाने चले हमारी कौम को, हमारी कौम समझने वाली नहीं है। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप देखिएगा, ये किसान का मेरे सर छोटू राम के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, ये इनको अगर ऊपर बिठा सकते हैं ना, तो ये इनको मिट्टी में मिला देंगे। ये वोट की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। राजा से रंक यहीं बनेगा।
ये 3 सीटों पर सिमट जाएंगे। जो 2 सीटों से शुरू हुए थे ना, अब 3 सीटों पर सिमट जाएंगे, आप देखिएगा। ये जो कैराना जो कह रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर कैराना, जाटलैंड जिसको हम कहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में सबसे ज़्यादा हिंदू तो जाट समाज के लोग बन के कट्टर हिंदू हैं, जबकि ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। इन्होंने ही बीजेपी को वोट दिया था। किसान आंदोलन से चलिए टूट के हट गए, बीजेपी को नहीं करेंगे वोट। हम आएंगे इस सवाल पर सर। आपको सवर्ण समाज वोट कर रहा है? मुझे आप बताइए कि खुशी दुबे की क्या गलती है? मुझे आप बताइए खुशी दुबे की क्या गलती है? मुझे आप बताइए कि ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, इनकी क्या गलती है? ये जो ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए हैं, और ऐसा नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मारे गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कमलेश तिवारी मारे गए थे वो तो हिंदू, बहुत बड़े हिंदू थे, घर में हत्या कर दी गई उनकी। ये जो सर्व समाज के लोग हैं, ये इतने प्रताड़ित हैं। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, ये धूल झोंक करके वोट लेते हैं। उन्होंने सर्व समाज को बेवकूफ़ बनाया, इन्होंने लोगों को, दलितों को हिंदू बनाया, इन्होंने जाटों को हिंदू बनाया, लेकिन अब कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला। ये परशुराम भगवान के मानने वाले लोग, इन्होंने बहुत गाड़ी पलटाई है ना ब्राह्मणों की, अब ये इनकी सरकार पलटा देंगे। इस गाजियाबाद से गाजीपुर तक ब्राह्मण चोटी में गांठ मार के बैठा हुआ है कि बीजेपी से बदला लेना है 2022 के चुनाव में। इनको नानी याद आ जाएगी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, और चाहे पूरी इनकी कैबिनेट उतर जाए। आज टैनी के नेम्ड एफआईआर है, तो किसान माफ कर देंगे इनको? कैसे जो रौंद दिया किसानों को जीप से, और पूरी पुलिस प्रशासन लग गया कि नहीं, वो वहाँ टैनी नहीं था, उनका लड़का नहीं था, और टैनी का आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इसीलिए तो सर टेनी मिश्रा को वो बचा रहे हैं, क्योंकि उनको साथ ब्राह्मण समाज का वो बड़े प्रोजेक्टेड नेता है, उनको ब्राह्मण अपर कास्ट वोट करेगा। नहीं 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 शंभू जी, मैं आपको एक अंतर की बात बता देता हूँ। 250-300 से ज़्यादा एसआईटी की जांच लंबित है उत्तर प्रदेश में। जिसको निर्णय नहीं देना हो उसको एसआईटी में डाल दो। योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी चालाकी से इसकी भी एसआईटी जांच करा दी, और जितनी जांचें हैं वो सब पेंडिंग चल रही हैं। लेकिन एक ब्राह्मण को और निपटाना था। अपराधी की जगह तो जेल के पीछे है। मैं अपराधी का किसी का साथी नहीं हूँ, ना मैं उसका सहयोगी हूँ, और ना मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसी बहाने से योगी आदित्यनाथ जी ने एक ब्राह्मण को और निपटवा दिया, एसआईटी की जांच जल्दी करवा करके। बीजेपी अभी ताज़ा खबर आ रही है कि जैसे पिछले बार उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को आगे रख के चुनाव लड़ा था, इस बार फिर से योगी को हटा के कोई ओबीसी चेहरा होगा। आप ओबीसी को जोड़ने में कितना कामयाब हुए हैं अगर बीएसपी के लिहाज से बात करें तो? क्योंकि कई नेता जो है, रामाचल राजभर थे, वर्मा जी थे, ये सब लोग गए हैं, तो नेता के आने जाने से फ़र्क पड़ता है। बीएसपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं मानता हूँ। आपके पास 25% कैडर वोट है, लेकिन ओबीसी 50%, 52% है, जिसमें जाट भी उसी ओबीसी कम्युनिटी में आते हैं। यूपी के लिहाज से बात करें तो कितना ओबीसी वोट आप लोग अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सारा खेल ओबीसी के पाले में कहा जा रहा है। देखिए, अगर ओबीसी समाज ईमानदारी से वोट करेगा तो वो बीएसपी को वोट करेगा। बीएसपी के बनने के बाद, बहन जी के सत्ता में आने के बाद ओबीसी की गणना शुरू करवाई इन्होंने। ये बीजेपी के लोग जाति जनगणना से भाग रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है, एक जाति विशेष की पार्टी है। तो ना उनको, ओबीसी के लोगों को, ना तो समाजवादी पार्टी कोई भला कर सकती है, ना बीजेपी भला कर सकती है। ये अगर भला कर सकती है तो बहुजन समाज पार्टी भला कर सकती है। और आज भीम राजभर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश कश्यप मेरे घर से 4 कदम की दूरी पर रहते हैं, वो एमएलसी हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। और मुझे आदरणीय बहन जी ने खुद जाट समाज पर लगा रखा है 5 मंडलों पर, तो मैं अपने समाज को देख रहा हूँ। ऐसे ही जो है ओबीसी के अलग अलग नेता हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। पूरे प्रदेश में हम ओबीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और बहुतायत में ओबीसी समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, निश्चित करेंगे। क्योंकि जो मान सम्मान अभी केशव प्रसाद मौर्य का आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि दलितों, वंचितों, ओबीसी के लिए मैंने इस्तीफा दे रहा हूं, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है। 2007 में अपनी सीट नहीं निकाल सके थे, सड़क से उठा करके बहन जी ने इनको मंत्री बनाने का काम किया था और नेता प्रतिपक्ष बनाने का काम किया था। तो ओबीसी का हित सुरक्षित है अगर कहीं, तो वो बहुजन समाज पार्टी में सुरक्षित है। हाँ, बीजेपी वाले जरूर धोखा देंगे। और मैं आपको एक अंदर की और बात बता दूं शंभू जी,
डबल इंजन की सरकार कहते हैं बीजेपी के लोग ये इस सरकार को। ये डबल इंजन इसलिए लगाया जाता है कि एक इंजन अगर फेल हो जाए तो दूसरा इंजन काम कर सके। ये दोनों इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराहट में बोगियां पलट रही हैं, लोग मर रहे हैं। वही आपने देखा होगा कि कोरोना काल में लोग कैसे मरे, वही आपने देखा कि ऑक्सीजन में गोरखपुर में कैसे मरे, वही आपने देखा कि कुत्ते गंगा जी में लाशें तैर रही थी कैसे मरे। तो ये जो डबल इंजन की टकराहट है, अभी 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा रहा था, लेकिन आरएसएस के दबाव के कारण वो नहीं हटे। मैं बता रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी विपक्ष के नेता का पद भी नहीं पा पाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन दिल्ली वाला इनको फेल कर देगा। ये आपस की लड़ाई में जो है इनका ये पराजय होगी इनकी। और इस प्रदेश में, इस देश में जो संविधान की बात करेगा, ये संविधान के रूप में दलितों के हकों को खा रहे हैं। आज बैकलॉग की भर्तियां खाली पड़ी हैं, वहाँ जो है सवर्ण समाज के लोग भरे जा रहे हैं। हम किसी सवर्ण समाज के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है इस देश में आरक्षण की, उसके खिलाफ हैं आरएसएस बीजेपी के लोग। आज जो है इन्होंने जो है ऐसे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी ये हिमायत नहीं करते हैं। ये किसकी हिमायत करेंगे? ये अडानी अंबानी का साथ देंगे, ये पर्टिकुलर कुछ घरानों का साथ दे रहे हैं। आज पूरे देश को बेच दिया इन्होंने। आज जो है चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, एलआईसी हो, जितने भी संस्थान हैं भारत के, उन पर सब पे इनकी टेढ़ी नज़र पड़ी हुई है। ये तो शुक्र हो इस देश के किसानों का जो इकट्ठा होकर के इनकी ज़मीन, किसानों की ज़मीन पर इनकी टेढ़ी नज़र पड़ गई, और लेकिन इनको अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और शंभू जी, ये जितने भी इन्होंने चाहे जीएसटी का किया हो, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे काले कानून लाए हों, इन सबका तोड़ जनता चुनाव में इनसे लेगी, जवाब लेगी और इनको तोड़ देगी। आज एक उत्तर प्रदेश में थीम चल रही है, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ। गाजियाबाद से गोरखपुर, गाजीपुर तक हर वर्ग, इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये रोजगार देने में फेल हो गए। इन्होंने किसानों की आय को दुगना करेंगे, फेल हो गए। इन्होंने कहा था कि हम जो है कोरोना काल में लोग, सैकड़ों लोग मर गए, उनको दवाई नहीं मिली। कैसे एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, मुंह से हवा भर रही थी। ये 21वीं सदी का भारत है। ये किसकी बात करेंगे? ये गाय की बात करेंगे, ये गोबर की बात करेंगे, ये किराना की बात करेंगे, ये हिंदू की बात करेंगे, ये मुसलमान की बात करेंगे, लेकिन ये भाईचारे की बात नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिर में पूजा एक पर्सनल पद्धति है, एक पर्सनल व्यू होता है पूजा पद्धति का। मैं मानता हूं भगवान को, हम भी भगवान राम के मानने वाले हैं, सीता माँ के मानने वाले हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, लेकिन हम ये प्रचारित नहीं करते कि हमारे सपने में कृष्ण आ रहे हैं, हमारे सपने में राम आ रहे हैं। और बीजेपी पार्लियामेंट ने ये तय किया कि ये भगवान राम को धोखा देने वाले लोग हैं। पहले तय किया था कि अयोध्या से चुनाव लड़ाएंगे योगी जी को, लेकिन इनको लगा कि भगवान राम तो इनको श्राप दिए बैठे, क्योंकि इन्होंने भगवान राम की शिलाओं को बेचा, भगवान राम की 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डर गया बीजेपी का। उन्होंने कहा भगवान राम इनको हरवा देंगे अयोध्या से, बोले वापस फिर वहीं जाओ गोरखपुर। और मैं अखिलेश जी से पूछता हूँ, दिन में सपने नहीं देखे जाते हैं, रात में सपने देखे जाते हैं। और अगर अखिलेश जी के सपने में कृष्ण आ रहे हैं तो आ जाए मथुरा में चुनाव लड़ने के लिए। फिर वो मैनपुरी की सीट, सुरक्षित सीट क्यों तलाश कर रहे जाति की? आ जाए ना मथुरा, हम तो तैयार हैं। हमारा एक साधारण कार्यकर्ता उनको हरा देगा, और भगवान कृष्ण के मानने वाले लोग उनको विधानसभा नहीं भेजने देंगे, इसीलिए करल गए हैं वो। शेड्यूल कास्ट में बीजेपी ने पिछली बार कैंपेन चलाया था, गैर यादव गैर जाटव, और खासकर जाटव समाज को छोड़ के कनौजिया और पासवान को बहुत ज़्यादा जनरल सीटों पर चुनाव लड़ाया। क्या 25% दलित कम्युनिटी का वोट है? क्या जो आपका जो वोट बैंक है, बेस वोट है, वो बना हुआ है? उस पर आपको क्या कहना है? क्या पूरी 25% कंसोलिडेट है? आपने पासवान कम्युनिटी की बात की। रामविलास पासवान जी के जाने के बाद में क्या हाल किया उनके परिवार का? चिराग पासवान का क्या हाल किया? बीजेपी ने तो किया है वो। और आज दलित समाज का वोट, चाहे वो धोबी समाज के लोग हों, चाहे पासवान समाज के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, धानुक हों, ये बहन जी के साथ में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की ताकत इन दलित समाज के लोगों से, इन बहुजन समाज के लोगों से, सर्व समाज के लोगों से है। बहन जी इस देश की सबसे बड़ी नेता हैं सर्व समाज की, और जो कहती हैं वही करती हैं। आदरणीय बहन जी मोदी से भी बड़ी नेता हैं इस देश की। और आप मेरी बात को नोट करिएगा, ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, मूवमेंट है महापुरुषों का। हम राजनीति के साथ साथ एक मिशन चलाते हैं। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता सीटें कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाएं।
निश्चित इस देश की प्रधानमंत्री एक दिन बहन कुमारी मायावती जी बनेंगी, ये ऐसा मेरा वादा है, ऐसा मेरे समाज के लोगों का वादा है और ऐसा मैं सोचता हूँ, करता हूँ और उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ। शंभू जी, आप देखिएगा ये सांप्रदायिक शक्तियाँ, ये संकीर्ण सोच की ताकतें, ये भाई से भाई को लड़ाने वाली ताकतें सब परास्त होंगी और जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दी है, ये सर्व समाज के लोग, दलित समाज के, खासकर मैं अपने दलित समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा, आज भीम आर्मी की, आज़ाद समाज पार्टी की क्या पोजीशन है? खत्म हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है, कोई ताकत नहीं है, मारे मारे घूम रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर का कितना अपमान किया? वो चंद्रशेखर का अपमान नहीं था, वो दलित समाज का अपमान था। तो आप लोग क्यों नहीं गठबंधन में ले लेते? नहीं नहीं, हमने तो, आदरणीय बहन जी ने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, पहले से डिक्लेयर है। दर्जनों छोटी पार्टियों से ने आपको सपोर्ट किया है। नहीं नहीं, वो अगर वो सपोर्ट करें तो स्वागत करेंगे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री का बनाने का कोई भी सपोर्ट करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। आदरणीय बहन जी को कोई भी प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन करेगा, हम उसका स्वागत करेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे वो दूसरे साथी हो, चाहे तीसरे हो, चाहे चौथे हो। गठबंधन नहीं करेंगे, सीट नहीं देंगे। नहीं, सीट आदरणीय बहन जी, ये एक हमारे यहाँ तय होता है, जब आदरणीय बहन जी ने कहा कि हम किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं, जितनी भी पार्टियों ने कहा, छोटी 10 पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दिया है, तो वो बहन जी, समर्थन प्रचार देंगे ना। अगर सोशल मीडिया वाला खेल चला, अगर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध रहा, तो क्या बीएसपी सुप्रीमो भी सोशल मीडिया के जरिए चुनावी सभाएं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, हमारी पूरी तैयारी है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेनिंग चलाएंगे, वर्चुअल मीटिंग बहन जी करेंगी, उसकी सब तैयारी चल रही है। अभी निर्वाचन आयोग के रुख को देख रहे हैं कि कोरोना का क्या होता है। आज बहन जी की पीसी थी, उसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे, उसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं। रैली करना का अनुमति मिले तो रैली कब से शुरू कर सकती है? बहुत जल्द रैली शुरू की जाएंगी, जैसे ही निर्वाचन आयोग रैली खोलेगा, बहन जी के प्रोग्राम तय हो जाएंगे और पूरी पार्टी इसके लिए क्रमबद्ध है। हम तैयारी करके रखे हुए हैं, जैसे ही निर्वाचन आयोग की ग्रीन सिग्नल मिलेगा, रैलियों की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या रहेगा सर आप लोग का, क्या है? मैंने मैनिफेस्टो तो बीएसपी जारी नहीं करती है, संविधान लागू करना उसका उद्देश्य है, लेकिन वो बड़े मुद्दे क्या हैं जो आप पब्लिक में ले जाएंगे? बड़े मुद्दे इस देश में शांति, भाईचारा, नारी सुरक्षा, रोजगार और इस देश में कानून के द्वारा कानून का राज, यही हमारे मुद्दे हैं। जो भारत का संविधान है, वही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है और जो बाबा साहब ने लिखा है, हम उसको 100% डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक क्या उम्मीद है, कितनी सीटों का आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? हम 2022 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, जितनी 2022 की तरह? 2007 की तरह, 2007 से 12 की तरह हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जितनी सीटें हमारी आई थी, उससे फालतू सीटें आएंगी। बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, निश्चित। प्रचार के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? प्रचार तो लगातार चल रहा है क्षेत्र में, हमारे कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, बूथ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। समय समय पर बहन जी ट्वीट करती हैं, समय समय पीसी करती हैं, लगातार प्रचार चल रहा है, पिछले 6 महीने चल रहा है। मीडिया जितना कवरेज दे रहा है उसमें कोई दिक्कत है या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। मीडिया तो एक प्रायोजित कार्यक्रम चलाता है, लेकिन जितना मिल रहा है ठीक है। आप लोग जो हैं हमारे साथ में, हमें क्या दिक्कत है? बहुजन मीडिया हमारे साथ है, सोशल मीडिया हमारे साथ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इनका बार बार फ़ोन आ रहा है, चूँकि बहुत बिजी हैं और प्रवक्ता हैं और ये बीएसपी का पक्ष रख रहे हैं, धर्मवीर चौधरी जी हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में जो सपा, बसपा जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, चाहे आरजेडी हो, इनके कैडर वोट बहुत ज़्यादा है, 25% के करीब इन पार्टियों के पास कैडर वोट है। लेकिन मीडिया में इनके लिए वो स्पेस नहीं है, वो जगह नहीं है। और सोचिए कि अगर सोशल मीडिया की बात करें, डिजिटल मीडिया की बात करें, जिस तरह से चुनाव आयोग कह रही है, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा मौका है अगर प्रचार के लिहाज से बात करें, क्योंकि उसके पास हज़ारों वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है, ट्विटर है और टीवी अखबार तो उनके पास ऑलरेडी है ही। लेकिन कैडर के लिहाज से बात करें तो बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मुकाबला ट्रायंगुलर हुआ, बसपा अलग लड़ती है, सपा अलग लड़ती है और बीजेपी अलग लड़ती है, तो बहुत दिलचस्प होगा। और ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अगर सवर्ण समाज का वोट और ओबीसी का वोट अगर बीएसपी के साथ आता है, जो सर्व समाज की स्ट्रैटेजी पर वो चल रहे हैं, तो बीएसपी आपको बड़ी उलटफेर करते हुए दिख सकती है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से ग्राउंड पर लोगों की रिपोर्ट्स आ रही है, उसके हिसाब से बात करें तो अगर बीएसपी कोई बड़ा उलटफेर करती है तो फिर बीजेपी के लिए और सपा दोनों के लिए
मुश्किल साबित होगी। पूरी बातचीत पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत सारा सवाल नहीं पूछ सकते आप इनसे, क्योंकि इनकी सरकार 2007 के बाद से सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। तो जब भी मैं कोशिश करता हूं कि जो विपक्ष में लोग हैं वो अपनी बात रखें, उनका एजेंडा क्या है, वो समाज को क्या देंगे, वो नया क्या बदलाव करेंगे। क्रॉस क्वेश्चन जो है वो पूछा जाना चाहिए सत्ताधारी दलों से, जो फिलहाल सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी वही नहीं हो रहा है। मुझे जब भी मौका मिलेगा किसी बीजेपी नेता से बात करने का, तो मैं उनसे ज़रूर क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। मेरे लिए बसपा को ये जानना था कि उनके साथ किस समाज के लोग ज़्यादातर और कौन वोटर जो है वो उनका टारगेट वोटर है। धर्मवीर चौधरी की माने तो इनका कहना है कि जनरल कैटेगरी के भी लोग, ओबीसी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग। मुस्लिम वाला एक सवाल, मुसलमान कितना % आपके साथ आ रहे हैं? मेरे बस हो गए, एक लास्ट सवाल। मुस्लिम समाज के लोग बहुतायत में हमारे साथ आ रहे हैं। माननीय मुनकाद अली साहब, शमसुद्दीन रायन साहब, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। मुस्लिम समाज को बहन जी ने बहुत सम्मान दिया। हमने 100 से ज़्यादा टिकट पिछली बार मुसलमानों को दिए थे, मुस्लिम समाज को दिए थे। और आज मुस्लिम समाज बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है, चूँकि उनको पता है कि जो सम्मान मुस्लिम समाज को बीएसपी मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। जाट, मुस्लिम, गुर्जर, सब समाज के लोग जो है आज बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुतायत में आ रहे हैं। आप 2022 के रिजल्ट के बाद देखिएगा कि कैसे जो है प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। तो चलिए, जो बीएसपी के स्ट्रेटजी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उनको उम्मीद है कि सब समाज के लोग उसे वोट देंगे। 10 तारीख को नतीजे आएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो जाएगा। लेकिन धर्मवीर चौधरी लगातार मजबूती से बीएसपी का पक्ष रखते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।